नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPS एंड सजीव व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, साथ में जो पौधों के लिए हार्मोन्स आवश्यक है उससे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को हमारे पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो है वो मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़कर आप इस वीडियो का पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो पिन कर दिए गए, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आगामी प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको लगातार पूछा गया है, तो वैसे कोई प्रश्न को मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और यह पौधों के हरे पत्तियों में संपन्न होती है। ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर इसका जो आपका ऑप्शन गलत है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है करके बोला गया है वो बिल्कुल गलत है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है। यहाँ पर किस में परिवर्तित होता है? कार्बोहाइड्रेट में आपका यहाँ पर परिवर्तित होता है ना। इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण किया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसको मुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनुकूल तापक्रम कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दोस्तों जो पौधों के लिए आवश्यक अनुकूल तापक्रम होता है वो है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और इसका जो अंतिम उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज होता है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो यहाँ पर जो हरा पौधा है दोस्तों उसमें जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जो CO2 है उसको आप लेते हैं और ऑक्सीजन है उसको छोड़ते हैं। जो कोई भी पौधा वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और जो आपका ऑक्सीजन है वो छोड़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका है इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन है उसको मुक्त करता है और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है उसमें भी देखिए 6CO2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और जल के जो 12 अणु है 12H2O ये दोनों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। उसके बाद ये क्या बनाता है, जो उत्पाद के रूप में बनाता है, तो आपका C6H12O6 से ये बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और 6 जल के अणु है उसको रिप्लेस करेगा और प्लस 6 ऑक्सीजन के जो अणु है ना 6O2 उसको रिलीज करता है, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है उस गैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है, फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से आती है। तो जल है दोस्तों, उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया में पौधे। तो ये है आपके जल है ना। जो H2 है वहां से आपको ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है ना, उसको प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग है अपन क्या करते हैं? उत्पाद बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैंगनी और नारंगी रंग का, नीला और लाल रंग का, इंडिगो और पीला रंग का, पीला और बैंगनी रंग का। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। जो प्रकाश संश्लेषण है कि किया जाता है पौधों के द्वारा, तो उसमें पौधों द्वारा जो तीव्र अवशोषण किया जाता है नीला नीला प्रकाश और लाल प्रकाश है उसको जल्दी से अवशोषित करते हैं, है ना। लाल और नीले रंग है उसको तेजी से होता है इसका अवशोषण, और बैंगनी और पीले रंग में सबसे कम होता है। यहाँ पर जो बैंगनी और आपका क्या है, पीला रंग है ना, वो उसमें सबसे कम मात्रा में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से 8वां नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण के जो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है वो लाल रंग का प्रकाश होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की क्रिया है वो संपन्न होती है, और साथ में आपका जो सबसे कम बैंगनी और पीला रंग है उसमें होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश श्वसन किसमें होता है? हरित लवक में, परऑक्सीसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेब में। तो यहाँ पर जो प्रकाश पौधों में जो प्रकाश श्वसन की क्रिया है वो किसमें होता है दोस्तों? तो यहाँ पर हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है ना, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न करती है, और इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए जो अनुकूल तापक्रम होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ये अनुकूल होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? CO2, O2, पानी या फिर ग्लूकोज। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य उत्पाद है दोस्तों वो होता है आपका ग्लूकोज। ये आपका जैसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो इसमें ग्लूकोज का है वो निर्माण करता है और ऑक्सीजन है वो मुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती है? हरी पत्तियां उसका काम क्या होता है दोस्तों? श्वसन करती है या फिर प्रजनन करती है या फिर प्रकाश संश्लेषण करती है या फिर वृद्धि करती है। तो यहाँ पर जो पौधे के जो हरे पत्ते होते हैं दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण का काम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट या फिर आर्सेनिक। तो यहाँ पर जो पोषक तत्व नहीं है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्सेनिक है वो एक प्रकार का एलिमेंट है ना, लेकिन जो सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट है ये पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पौधों के द्वारा जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो 32 प्रकार का है वो उपयोग किया जाता है, जिसमें से 16 पोषक तत्व मुख्यतः इनके लिए अति आवश्यक होते हैं, है ना। और इसमें भी से आपका जो 7 है वो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, और 6 है आपका लघु मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, और 3 होते हैं आपका जो क्रांतिक पोषक तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। यहाँ पर क्लोरोफिल में कौन सा तत्व है दोस्तों वो पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम है वो आपका क्या चीज पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए कितने वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 6, 7, 9 या फिर 8। तो यहाँ पर जो वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों पौधों में वृद्धि के लिए, तो वो होता है आपका जो 7 है होता है वो रहता है। इसमें जो 7 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है दोस्तों वो क्या है आपका? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, Mg, सल्फर है और आयरन।
ये आपका जो 7 प्रकार का जो तत्व है दोस्तों, वो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। इनकी आवश्यकता पड़ती है पौधों को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बोरॉन, जस्ता, सोडियम या फिर ताम्र। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है वो सोडियम नहीं है ना। तो यहाँ पर जो क्या है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो जिसको लघु मात्रिक पोषक तत्व बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका बोरान होता है, कॉपर होता है, क्लोरीन होता है, मैग्नीज होता है, Mn मैग्नीज, और उसके बाद मोलिब्डेनम और जिंक, है ना, Zn। ये आपका जो 6 प्रकार के तत्व है ना, ये इनकी जो संख्या है वो 6 होती है, और वे इसको क्या होते हैं, इनकी आपको आवश्यकता होती है, जो क्या होते हैं, लघु मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे लघु मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पादप में जाइलम इसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका जाइलम है, जाइलम है क्या करते हैं, जल का वहन करने का काम करता है। किसमें? जल और खनिज लवण है उसका परिवहन का काम करता है, जाइलम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में, अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पौधा है वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। 2 अवस्था में लेते हैं दोस्तों। एक होता है आपका नाइट्रेट अवस्था में, है ना, नाइट्रेट अवस्था में वृद्धि के लिए ये लेते हैं, सबसे ज्यादा ये वृद्धि के लिए लेते हैं नाइट्रेट। और दूसरा होता है आपका नाइट्राइट अवस्था में, है ना। ये दोनों अवस्था में लेते हैं, क्योंकि जो वायु है दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने, 78% है। लेकिन ये क्या होता है, वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। इसको ग्रहण करने के लिए इसको गैसीय अवस्था में, डायरेक्टली गैसीय अवस्था में नहीं ले जाते। इसको ना अपन जमीन के अंदर क्या है, नाइट्राइट और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के रूप में इसको चेंज करने के बाद क्या करते हैं, इसको ग्रहण है वो करते हैं पौधे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या फिर जल वहन के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फ्लोएम का काम क्या होता है, ये होता है आहार वहन के लिए। जो पौधे है उसमें भोज्य पदार्थ है उसके परिवहन हेतु फ्लोएम है वो उसका काम किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन है? गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है दोस्तों, वो होता है आपका इथाइलिन है होता है, जिसको एथिलीन भी बोला जाता है। यह गैसीय अवस्था में होता है दोस्तों, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना होता है। यह जो हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन है वो, और वृद्धि अवरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। वृद्धि अवरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों आपका, है ना, जो एकमात्र गैस जो क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दालों के अंकुरण में निम्न में के मध्य कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं? थायमिन में वृद्धि, राइबोफ्लोविन में वृद्धि, विटामिन सी में वृद्धि। तो यहाँ पर जो जब दाल का अंकुरण होता है दोस्तों, तो उसमें क्या कौन से जो परिणाम है वो प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर आपका क्या चीज आ जाएगा, थायमिन में क्या होता है, वृद्धि होता है, और आपका जो राइबोफ्लोविन है उसमें वृद्धि होता है। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथाइलिन, इंसुलिन, या फिर जिब्रेलिन। तो यहाँ पर जो पादप वृद्धि हार्मोन्स नहीं है दोस्तों, वो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन है क्या, पादप वृद्धि हार्मोन है। बाकी साइटोकाइनिन, एथाइलिन और जिब्रेलिन ये पादप वृद्धि हार्मोन्स है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एसिटिलीन,
इथेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जब हरे पौधों को, जो हरे फल है दोस्तों, उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम है एसिटिलीन है उसका उपयोग है हम करते हैं। हमारे द्वारा एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, जो कच्चे पौधे हैं उनको पकाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एसिटिलीन है आपका, है ना, यहाँ पर जो आपका एसिटिलीन है वो क्या करते हैं, प्राकृतिक, आपका एथिलीन है वो आपका, एथिलीन क्या है, प्राकृतिक हार्मोन होता है, और एसिटिलीन क्या होता है, एक कृत्रिम हार्मोन होता है, जिसका उपयोग क्या कहते हैं, फल पकाने के लिए किया जाता है। इसके पहले क्या करते हैं, फल विक्रेता है जो लोग होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जल वाष्प से क्रिया करके एसिटिलीन बनाया जाता है और जो फल को पकाने में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, निम्न में से किससे कुनैन प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की जड़ से, सिनकोना की पत्तों से, सिनकोना के फल से, या फिर सिनकोना की छाल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कुनैन है दोस्तों, उनका कहाँ से प्राप्त किया जाता है उनको, तो यह आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सिनकोना की छाल से है जो कुनैन है उसको प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही आंसर है उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दिया हुआ है, आपका ऑक्सीजन दिया है, एथिलीन दिया है, अगर एगर दिया है, लौंग दिया है। इधर दूसरा सूची में दिया है फूल की कली, शैवाल से प्राप्त फलों को पकाने में और कोशिकाओं का दीर्घीकरण। तो यहाँ पर इसको आपको सुमेलित करना है दोस्तों। तो देखिए ऑक्सीजन है वो क्या करता है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है, कोशिका का क्या करता है, दीर्घीकरण करता है। उसके बाद आपका जो एथिलीन है उससे फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। अगर है उसका उपयोग है कहाँ पर किया जाता है, ये शैवाल से प्राप्त होते हैं, अगर है वो शैवाल से प्राप्त होता है, और जो लौंग होता है फूल की क्या होती है, कली होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको सीजीपीएससी में पूछा भी गया है, मेंस के एग्जाम हो तो उसमें। अफीम पौधे की किस भाग से मिलती है, जड़ से, बीज से, डोडो से, या फिर नए पत्ते से। तो यहाँ पर जो अफीम है दोस्तों, तो अफीम है उसको किस से प्राप्त किया जाता है, तो वो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, डोडो है वहां से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन पौधा का वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर साइटोकिनिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पौधे का जो वृद्धि हार्मोन है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, जो साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन है पौधों के लिए वृद्धि हार्मोन के रूप में होता है। यह वृद्धि को, जो साइटोकाइनिन है वो वृद्धि को प्रेरित करता है, यह पौधों के अंग निर्माण को भी नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन के द्वारा दोस्तों जो पौधे का अंग उसको नियंत्रित करता है, और इसका एक और प्रमुख कार्य है, ये क्या करते हैं, जो पौधा है उसके बीज वो प्रसुप्ति काल को कम करता है और जीर्णता को क्या करता है, रोक कर रखता है, और यह कोशिका विभाजन की जो दर है दोस्तों, कोशिका विभाजन की दर है उसको भी बढ़ा देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा, इंडियन जिनसेंग के नाम से अश्वगंधा को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित करें, सूची ए दी है, सूची बी दी है। प्रकरण में लहसुन दिया हुआ है, स्तंभ कंद में जिमीकंद दिया हुआ है, शल्क कंद में अदरक दिया हुआ है, और आपका घन कंद है उसमें आलू को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका प्रकरण वाला भाग होता है ना, प्रकरण तनक है वो क्या करते हैं, प्रकरण तनक का रूपांतरण किसमें होता है, हल्दी है, अदरक है, और इसमें होता है ना, हल्दी, अदरक और फल है। तो ये आपको ऑप्शन 3 है उसमें आ जाएगा। स्तंभ कंद है, स्तंभ कंद है वो आ जाएगा आपका, आलू है उसमें आ जाएगा, चौथा नंबर में आ जाएगा आलू में। शल्क कंद है वो आपका लहसुन में आ जाएगा, और घन कंद है वो जिमी कंद में और सूरन में आ जाएगा, है ना। तो इसको, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है, गाजर की, तरबूज की, खरबूज की, या फिर चुकंदर की। तो यहाँ पर जो शुगर बेबी है दोस्तों
वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तरबूज की एक प्रकार की प्रजाति है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों की वृद्धि नापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग है वो किया जाता है? तो किसकोग्राफ दिया हुआ है, फोनोग्राफ दिया हुआ है, सिस्मोग्राफ दिया हुआ है, फिर सोनोग्राफ दिया है। तो यहाँ पर जो पौधा है दोस्तों, उसकी वृद्धि को मापने के लिए हम है किसकोग्राफ यंत्र का है वो उपयोग है वो करते हैं। तो ये था दोस्तों 30 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन है उसके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग वीडियो को फिर लाने के लिए दोस्तों हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, और जितने भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे उन सबके साथ ही इस वीडियो को साझा अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।